आर्टिकल 21 जो है उसको बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। तो आज हम इस पर्टिकुलर राइट से रिलेटेड कुछ एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आते हैं, सीधा एक क्वेश्चन आता है पेपर में, वही जो आज का टॉपिक है। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमने आर्टिकल 21 में पढ़ा था, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये बात हमने कल पढ़ी थी। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फ्रेज है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, इसके मायने क्या होते हैं। और इसके साथ एक और कंसेप्ट पिछले कुछ सालों में हमारे देश में अप्लाई होने लगा है, जिसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। और मेंस में क्वेश्चन यहीं से बनता है, कई बार आता है क्वेश्चन सीधा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये यहाँ से सीधा क्वेश्चन मेंस में आता है। सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, प्रीलिम में इससे आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि जो ये बात कह रहा है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट फॉर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो क्या है ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ? उसके पहले हम जानते हैं दो केसेस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे जो आर्टिकल 21 से डील करते थे, और जिन केसेस से इन दो टॉपिक्स को कहीं ना कहीं और अच्छी से इंटरप्रेट किया गया। तो पहला केस था ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, 1950 का केस। संविधान बनकर जस्ट तैयार हुआ था और ये केस हो गया। ठीक है, हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ और ये केस हो गया। द केस वाज ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ए.के. गोपालन एक लीडर थे साउथ इंडिया के, आई गेस केरला के, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। इनको जेल वेल में उठाकर डाल दिया होगा उस समय की गवर्नमेंट ने। तो उन्होंने केस किया कि भाई हमको ऐसा जबरदस्ती जेल में डाल दिया है, दिस इज अगेंस्ट माय पर्सनल लिबर्टी, ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अगेंस्ट है। तो ये मामला पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में 1950 में देती है एक नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन इन्होंने दिया, और इन्होंने ये कहा कि द प्रोटेक्शन, कौन सा प्रोटेक्शन? द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन यदि आर्बिटरी हो रहा है तो उसके अगेंस्ट ये अवेलेबल है प्रोटेक्शन, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट। इसको आप इस तरह से समझ लो। एक मान लो कानून बनकर आ जाए, बहुत ही बेढंगा कानून हो, बहुत ही बुरा कानून हो, तो भी उस कानून को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत से बेढंगे कानूनों का एक पूरा लंबा चौड़ा इतिहास हम पढ़ के आए हैं। ब्रिटिशर्स के एरा में सारा कुछ बाय लॉ तो हो रहा था ना, सब कुछ तो लॉ से गवर्न हो रहा था, लेकिन वो लॉ अपने आप में क्वेश्चनेबल थे। एग्जाम्पल द रॉलेट एक्ट। क्या था रॉलेट एक्ट? बड़ा अनफेयर, अनरीजनेबल और अनजस्ट लॉ था। किसी को भी उठाकर जेल में डाल देंगे 2 साल तक के लिए, इस तरह के लॉस बन रहे थे, है ना। तो यदि कोई कानून ही अपने आप में खराब है, कोई विधि, कोई लेजिस्लेशन, कोई लॉ ही अपने आप में बुरा है या आर्बिटरी है, अनरीजनेबल है, अनजस्ट है, अनफेयर है, तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। ये प्रोटेक्शन सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल है। ये बात कही थी ए.के. गोपालन वाले केस। एक बात और इसमें कही कि आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल कैन नॉट बी पनिश्ड इफ डज नॉट वायलेट एनी लॉ।
ठीक है, आदमी को सजा तब मिलेगी जब वो कोई कानून तोड़ेगा, बट वो कानून ही खराब कानून है, तो इसकी कोई बात इस पर्टिकुलर केस में नहीं कही गई थी। और कहा गया द पनिशमेंट शैल बी डन इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यदि कानून एक प्रोसीजर बना दे रहा है तो उसके अकॉर्डेंस में होगा, पर यदि वो प्रोसीजर ही अपने आप में फ्लॉड है, वो प्रोसीजर ही खराब है, तब क्या इसकी कोई बात इसने नहीं कही थी इस पर्टिकुलर केस में। तो बेसिकली वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी वाज गिवन इन A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। लेकिन इसके कोई 28 साल बाद एक दूसरा केस हुआ जिसको जानते हैं हम मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, शायद आप में से कुछ लोगों ने इनका नाम सुना होगा। मोदी जी की गवर्नमेंट में ये यूनियन में मिनिस्टर भी रही है और काफी तेज तर्रार सोशल एक्टिविस्ट है, एनिमल राइट्स और वुमेन राइट्स पर काफी ये काम करती रहती हैं, अक्सर न्यूज में रहती हैं ये एनिमल राइट्स को लेकर। और पेटा और PFA जैसे संगठनों से जुड़ी हुई महिला है। और इनके जो बेटे हैं वरुण गांधी, वो भी अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये खुद भी अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनका एक केस था 1978 का। और इनकी एक पहचान ये भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की ये बहू है, इनके हस्बैंड का नाम था संजय गांधी। ठीक है, तो संजय गांधी की ये वाइफ है। इतना बहुत मैंने इनके बारे में आपको बता दिया। हुआ ये कि ये थोड़ा सा इनके टर्म्स खराब हो गए थे इंदिरा गांधी जी से, और इंदिरा गांधी जी 1978 के टाइम पे प्रधानमंत्री थी। तो अब साहब आप प्रधानमंत्री से पंगा लेकर तो रह नहीं सकते। जो कहा जाता है हिंदी में कि पानी में रहकर आप मगरमच्छ से बाहर नहीं ले सकते, या फिर अंग्रेजी में इसी बात को कहते हैं यू कांट हैव एनिमिटी विद पोप व्हाइल लिविंग इन रोम। वही इन्होंने कर लिया। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इनकी सासू माँ, और उन्हीं से इनने पंगा ले लिया। तो इनको लगा कि कुछ खतरा है, तो ये कहीं बाहर जा रही थी, विदेश जा रही थी। ठीक है, एयरपोर्ट पर इनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया और इनको विदेश जाने से रोक लिया गया आर्बिट्रेरीली। कोई ऐसा था नहीं इशू कि जिससे इनको रोका जाए। बढ़िया लीगल इनका पासपोर्ट था, वैलिड पासपोर्ट था, वीजा लगा हुआ था, सारी फॉर्मेलिटीज इन्होंने पूरी कर रखी थी, किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जा रही थी, लेकिन इनको जाने नहीं दिया, रोक दिया गया। तो मनेका गांधी जो है वो पहुंच गई सीधे सुप्रीम कोर्ट और कहा कि मेरी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वायलेट की गई है, मेरी लिबर्टी है कि मैं विदेश जा सकती हूँ, लेकिन मेरा पासपोर्ट सीज कर लिया गया आर्बिट्रेरीली, अनफेयरली, अनरीजनेबली, अनजस्ट। ठीक है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस मामले ने जो निर्णय दिया, जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उसने राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की डेफिनेशन को हमेशा हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया। यूं कह ले, जितना वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकता है उतना वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल का दिया। A.K. गोपालन ने डिसीजन को ओवर रूल कर दिया, चेंज कर दिया, पलट दिया। क्या कहा? सबसे पहली बात इन्होंने कहा इस पर्टिकुलर केस में कि कहा गया कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक पर्सन के बॉडी से या उसके पर्सन से रिलेटेड हो, ये बहुत वाइड है। इसको एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो हार्मफुल है या वो अनहेल्दी है, पॉल्यूटेड है, तो डायरेक्टली तो वो आपको हैम्पर नहीं कर रहा या अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्टली तो वो आपको हैम्पर कर रहा है ना। तो कितना वाइड इसका मीनिंग राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का हो गया है। यही बात इसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी या पर्सन से रिलेटेड नहीं है लिबर्टी, वो उसके डायमेंशंस और ज्यादा ब्रॉडर माने जाएंगे। एक बात कही। दूसरी बात ये कही कि आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू गो अब्रॉड। बहुत ध्यान से पढ़िए इस बात को, राइट टू गो अब्रॉड। आप याद करो आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में एक आर्टिकल कहता है क्या? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
तो भारत के भीतर आपको कहीं भी घूमना है, कहीं भी जाना है, उसका राइट मिलता है आर्टिकल 19 में। लेकिन भारत के बाहर कहीं यदि आपको जाना है तो वो राइट मिलता है आपको आर्टिकल 21 से। ये बात कही मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, ठीक है। और ये भी कहा इस केस में प्रोटेक्शन शैल बी अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। सिर्फ ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव ने आर्बिट्रेरीली बिहेव किया तो वो वायलेटिव है, यदि लेजिस्लेटिव एक्शन भी अनजस्ट है या अनफेयर है या आर्बिटरी है, अनरीजनेबल है, तो वो भी उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो लॉ बन रहा है वो लॉ भी फेयर होना चाहिए, वो लॉ भी रीजनेबल होना चाहिए। वैसे लॉज ना बना लो आप जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पर बनते थे। लॉज तो थे भाई, सारा कुछ कानूनी प्रक्रिया से हो रहा था, द everything was happening with the procedure established by law, but the problem was procedure itself, that law itself was questionable, ठीक है। यही प्रॉब्लम हो रही थी ना पिछले आजादी के पहले तक। बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जो एक्ट अपने आप में अनरीजनेबल थे। क्यों? क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी थे, अनजस्ट थे, अनफेयर थे, है ना भाई। क्यों सिर्फ ऐसा क्यों हो कि सिर्फ इंडियंस के लिए आर्म्स एक्ट अप्लाई हो और यूरोपियंस के लिए ना हो? डिस्क्रिमिनेटरी है ना। यदि आपको लॉ बनाना है तो आप उसको सबके लिए बनाओ। बेसिकली द इंटेंशन बिहाइंड द लॉ शुड आल्सो बी गुड, ठीक है। आप एक कानून बना रहे हो तो बुरे इंटेंशन से नहीं बनाओगे, वो कानून भी अच्छे इंटेंशन से बनेगा। ये रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 हमारे लेजिस्लेचर पर। समझ में आई ये बात? हमारे लेजिस्लेचर को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ये अनरीजनेबल लॉज बनाने से। ये बात मनेका गांधी वाले केस पे आई थी, एक गोपालन वाले केस में तो ये बात थी ही नहीं, ठीक है। और एक बढ़िया खूबसूरत सा फ्रेज इन्होंने यूज किया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। इस प्रिंसिपल को आगे हम पढ़ने वाले आज ही के लेक्चर में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 21। ये बात भी कही मनेका गांधी वाले केस में, ठीक है। आगे जो पॉइंट लिखा है वो वही बात है जो मैं इतनी देर से दोहरा रहा हूं, एक बार फिर दोहरा देता हूं। द लॉ डिप्राइविंग पर्सन फ्रॉम हिज लाइफ और लिबर्टी शैल बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल एंड शैल नॉट बी ऑपरेसिव, फोर्सफुल और आर्बिट्री, ठीक है। शोषण करने वाला नहीं होना चाहिए, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए लॉ, बल्कि कैसा होना चाहिए? जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, युक्त होना चाहिए, ठीक है। पक्षपात से रहित, नो बायस, ठीक है। न्यायपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें मनेका गांधी के केस में कही गई थी। और एक प्यारा सा टर्म यूज किया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शैल बी फॉलोड। इस टर्म को भी आगे हम समझने वाले हैं आज के लेक्चर में। आज का सारा लेक्चर इन्हीं दो टर्म्स के इर्द गिर्द घूमने वाला है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इस केस में अभी फिलहाल आप इतना याद रख लो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात भी कही गई थी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शैल बी फॉलोड। विधि की जो प्रक्रिया है, कानून की जो प्रक्रिया है, वो भी सम्यक होनी चाहिए, वो भी गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बोनाफाइड होनी चाहिए। इतने सारे तरह के टर्म्स इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। ऑल राइट, फाइनली एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात इस केस में कही। वैसे सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो बातें इस केस में कही है, बेसिकली ये केस ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार को एक गोपालन वाला केस नहीं पूछा जाए, लेकिन मनेका गांधी वाला केस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में एक बात और कही गई कि आर्टिकल 14
that is right to equality in eyes of law and right to equal protection of law. Article 19 which provides for right to freedom and Article 21 which provides for right to life and liberty. ये तीनों आर्टिकल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं and they jointly aims in reasonableness and fairness, ठीक है, ये फेयरनेस और रीजनेबलनेस को एक साथ एम करते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव, इनका पर्पस यही है इन तीनों के होने का कि भाई गवर्नमेंट जो है वो रीजनेबलनेस रहे, ठीक है। याद कर लो आप स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट किस चीज से रोकता है स्टेट को? आर्बिटरी होने से। तो ये तीनों आर्टिकल्स 14, 19 और 21 भी स्टेट को आर्बिटरी होने से रोक रहे हैं। और देखिए आप, ठीक वही बात यहाँ कही गई है, रीजनेबलनेस एंड फेयरनेस की। गवर्नमेंट जो भी करे वो रीजनेबल हो, फेयर हो, ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल कुछ भी मुंह उठाया और डिक्लेयर कर दिया कि भाई आप तो गवर्नमेंट हो, पावरफुल हो, कुछ भी कर सकते हो। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको कुछ चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। या फिर एक जो वो कहते हैं ना कि दुनिया में रहने की बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत जगह रहने की है औकात। तो जो औकात दिखा रहा है गवर्नमेंट को, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई औकात में रहो, इस कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स के बाहर मत जाओ, है ना। वो औकात दिखा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। और कैसे दिखाएगा कॉन्स्टिट्यूशन? अपने प्रोविजन से। और वो औकात दिखाने वाले तीन सबसे बड़े प्रोविजन हैं, 14, 19 और 21। इसलिए इन तीनों को अलग थलग करके ना देखा जाए, इनको एक साथ देखा जाए। और इस रूल को कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल रूल। एक ट्राइंगल बना लो अपनी अपनी कॉपीज में, ठीक है। ट्रायंगल के एक कोने में लिखना 14, एक में लिखना 19 और एक में लिखना 21। ये तीनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये मिलकर बनते हैं। और उस ट्रायंगल के बीच में जो जगह खाली हो उसमें लिख लेना रीजनेबलनेस एंड फेयरनेस। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। और देखो आखिरी बात जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, ज्यादातर कल हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे, राइट टू प्राइवेसी था, राइट टू एजुकेशन था, राइट टू स्पीडी ट्रायल था, हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट, ये ज्यादातर पॉइंट्स जो है वो जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन से ऐड किए इस आर्टिकल में। ऐड किए या ये बताया कि इसका जो स्कोप है उसमें वो सब भी इंक्लूडेड है। और वो ज्यादातर किसी ना किसी केस में ही आए होंगे। कुछ केसेस के मैंने आपको कल नाम भी बताए थे, है ना। विशाखा वाला केस बताया होगा, और MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ, तो ज्यादातर केस देखिएगा आप तो इस पर्टिकुलर ईयर के या इस पर्टिकुलर के बाद के हैं, ज्यादातर, नॉट ऑल, कुछ इसके पहले के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के बाद ही वो वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन दिया गया और कई सारे राइट्स को मान लिया गया कि वो सब राइट टू लाइफ का पार्ट है। मे बी ड्रिंकिंग वाटर, ऑफकोर्स, बिना पीने के पानी के आप की राइट टू लाइफ हो ही नहीं सकती, तो दैट इज ऑल्सो समवे और द अदर इम्प्लाइड। सांस लेने का अधिकार, भाई जब सांस ले पाओगे तभी जिंदा रहोगे, तभी राइट टू लाइफ रहेगी, है ना। और वो सांस भी कैसे? खुली हवा में, साफ एनवायरनमेंट में, है ना। ऐसी सारी बातें धीरे धीरे करके आती गई, जो सारे पॉइंट्स कल हमने पढ़े थे। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्यारे प्यारे से दो टर्म्स हमने यूज किए थे, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये आखिर क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स और दीज टू फ्रेजेस, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो देखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एक ब्रिटिश कंसेप्ट है। आप सभी जानते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेजरली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डेराइव्ड है ना। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीजें ली थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बोरो किए थे। तो एक कॉन्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का भी हमने ब्रिटेन से बोरो किया था।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ दैट हैव प्रिस्क्राइब्ड अ प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अनरीजनेबल, अनजस्ट या अनफेयर। कुल मिलाकर बात इतनी सी ये कह रहा है कि किसी लॉ को, एक ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया हो, पार्लियामेंट ने बनाया हो। जनरल प्रोसीजर क्या है लॉ के बनने का? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों हाउसेज में मेजोरिटी से वो पास हो जाना चाहिए। फाइन, देन प्रेसिडेंट उस पर अपने सिग्नेचर कर देंगे, दैट इज एसेंट, बन गया लॉ। ये प्रोसीजर है, ये प्रिस्क्राइब कर रहा है एक लॉ को। फाइन, अब यदि पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया है तो उस लॉ को अनरीजनेबलनेस या अनजस्टनेस या अनफेयरनेस के ग्राउंड पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ये बात कहता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। कहीं ना कहीं ब्रिटेन में यही हिसाब है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट के बनाए लॉ को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। क्यों? बिकॉज पार्लियामेंट इज एक्सट्रीमली पावरफुल इन ब्रिटेन। ठीक है, इवन इतना पावरफुल कि कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर कुछ है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू है ही नहीं। बट इंडिया में सीन क्या है? इंडिया में पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। हु इज सुप्रीम? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड ईच एंड एवरी लॉ shall be made in accordance with constitution। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में उस तरह से एप्लीकेबल नहीं दिखता है अब आज की डेट में। ये हम कह सकते हैं, या यूं कह लें कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किस बात पर किया जा सकता है? लॉ पर। एक लॉ इसी ग्राउंड पर क्वेश्चन किया जा सकता है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस थी कि नहीं, लेजिस्लेचर के पास कॉम्पिटेंस था उसको पास करने का कि नहीं। बेसिकली मेजोरिटी के पॉइंट है कि भाई मेजोरिटी प्रॉपर मिली या नहीं मिली, इस ग्राउंड पर क्वेश्चन हो सकता है, ना कि मोटिव ऑफ लॉ पे। लॉ को बनाने के पीछे का आशय, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे क्या भावना थी लॉ बनाने के पीछे, उस भावना के बेसिस पर, उस मोटिव के पीछे कोई भी लॉ क्वेश्चन नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, और पीछे हम जाए तो ए गोपालन वाले केस में कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट को वैलिडेट कर दिया गया था, है ना। यही कॉन्सेप्ट को मान लिया जाता कि हाँ, क्योंकि ए गोपालन वाले केस में बड़ा नैरो इंटरप्रिटेशन दिया गया था, है ना। और ये भी कहा गया था कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन एक्सटेंड होता है, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट। तो कुल मिलाकर यदि एक लॉ पास हो रहा है तो ठीक है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अब फर्ज कीजिए आज की डेट में एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके पास अच्छी खासी मेजोरिटी है लोकसभा में। ठीक है, अच्छी खासी लोकसभा में मेजोरिटी है, ग्रेट। राज्यसभा में भी काइंड ऑफ मेजोरिटी है, एब्सोल्युटली नहीं है, जितनी उनको रिक्वायर्ड है उतनी मेजोरिटी नहीं है, बट ठीक है, हो जाता है मैनेज। अब गवर्नमेंट आज के टाइम पे एक रूल लेकर आ जाए कि आगे से इलेक्शन में जो भी हमारी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को वोट देगा उसको हम गोली मार देंगे। क्या वो ऐसा कर सकता है? दिस इज माई क्वेश्चन ओपन टू यू ऑल। क्या ऐसा कोई लॉ लेकर आ सकता है कि जो भी हमें वोट नहीं देगा उसको हम गोली मार देंगे? क्या ऐसा लॉ लेकर आ सकता है? ये चलो, और दूसरी तरह से पूछ लूं, क्या ये एक रीजनेबल टाइप का लॉ लगता है आपको? क्या इसमें कोई फेयरनेस लग रही है आपको? क्या ये जस्टिफाइड है या आर्बिटरी है? जवाब दें आज। आर्बिटरी। नहीं कर सकते ना गवर्नमेंट ऐसा। कौन रोकेगा भाई? कैसे रोकेगा? वही बात आ गई। फिर कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ हम पहुंच जाएंगे कि एक पावरफुल गवर्नमेंट आ गई तो वो तो बिल्कुल, जो मैं कहता हूं हमेशा, छुट्टा सांड की तरह, निरंकुश जानवर की तरह, बेलगाम घोड़े की तरह बिहेव करेगी। वो तो फिर कौन रोकेगा उस गवर्नमेंट को? क्योंकि भाई उसके पास तो मेजोरिटी है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पूरी है उसके पास, है ना। लेजिस्लेटिवली इट इज कॉम्पिटेंट टू एनैक्ट एनी लॉ।
भाई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस क्या है कि आपके पास मेजोरिटी है तो लॉ बन जाएगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस तो है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात करता, मोटिव ऑफ लॉ की बात नहीं करता था, ठीक है। लेकिन ये बात हमें बहुत लेट समझ में आई, 1978 में मनेका गांधी के केस के बाद समझ में आई ये बात कि भैया सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, हमें इसके साथ साथ कुछ और फिल्टर भी लगाने पड़ेंगे, ये रीजनेबलनेस वाले, है ना। तब हमने अमेरिकन कॉन्सेप्ट बोरो किया, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। ये कहता है कि यदि कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है किसी लॉ द्वारा, ठीक है, एक प्रोसीजर बना दिया किसी लॉ ने जो डिप्राइव करेगा किसी पर्सन को उसकी लाइफ या लिबर्टी से, तो ऐसी कंडीशन में वो प्रोसीजर भी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। यानी कि वो जो लॉ है उस लॉ के पीछे का मोटिव भी देखा जाएगा, वेदर द लॉ इज just fair and reasonable or not. If it is not just, it is not fair या unfair and it is unreasonable, then that particular law can be questioned in a court of law. सुप्रीम कोर्ट में आप उनको चैलेंज कर सकते हो लॉ को कि साहिब, जज साहिब, है ना, माय लॉर्ड, योर ऑनर, योर लॉर्डशिप, दिस लॉ इटसेल्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट के अगेंस्ट जा रहा है यार, हमारी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, ऐसा लॉ है ये लॉ ही अपने आप में बेकार है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ लॉ क्या करेगा, इट विल नॉट ओनली एग्जामिन अ लॉ फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस but also from the point whether intention of law is bona fide, यानी कि गुड इंटेंशन के साथ बनाया या मालाफाइड, दैट इज बैड इंटेंशन से। एक लॉ जो लेजिस्लेचर बना रहा है उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, अच्छा है या बुरा है, यदि बुरा है तो फिर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। ये बात कही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट में कही गई है, और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर एम्बॉडी किया गया मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद, ठीक है। कहा गया कि सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से काम नहीं चलेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शैल बी फॉलोड, ठीक है। वो प्रोसीजर भी जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, वो लॉ अपने आप में बोनाफाइड इंटेंशन से काम करनी चाहिए, गुड फेथ में काम करनी चाहिए, अच्छे मोटिव के साथ होनी चाहिए लॉ, ठीक है, ना कि बुरे मोटिव से। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही निकल कर आता है नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही निकल कर आता है, जिसको आगे हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ टेल मी, आर यू पीपल क्लियर विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? आर वी क्लियर ऑन दीज 2 पॉइंट्स? तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन जरूर 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 बनता है, ठीक है। आर्टिकल 21 से रिलेटेड मेंस में इससे, ये मतलब फेवरेट टॉपिक है हमेशा, मतलब कुछ एक फेवरेट टॉपिक्स होते हैं एग्जामिनर्स के, और ये उनमें से एक है, बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है ये एग्जामिनर्स का, अक्सर पूछा जाता है ये टॉपिक, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फाइन। तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट फॉर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और वो प्रोसीजर भी ड्यू होना चाहिए, दैट प्रोसीजर शैल आल्सो बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, ये बात कहता है आर्टिकल 21। ये दोनों कॉन्सेप्ट अब एंश्राइन है आर्टिकल 21 में। और एक आखिरी कॉन्सेप्ट हमें जो पढ़ना है वो है
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मनेका गांधी वाले केस में भी ये कहा गया कि भाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो आर्टिकल 21 में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। और ये बात ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ में भी आ रही है कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जो है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ओके, तो अगला कॉन्सेप्ट जो अब हमें समझना है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस में ये बात कही गई कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाना चाहिए, नॉट ओनली इन एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो इन लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, इस प्राकृतिक न्याय के, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को, इसके प्रिंसिपल को, इसके डॉक्ट्रिन को फॉलो किया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये डॉक्ट्रिन निकल कर आता है द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाले कॉन्सेप्ट से, जो कि हमने अडॉप्ट किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हो, अमेरिका एक फेडरल कंट्री है जहां पर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एनश्राइंड है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नॉट द कांग्रेस। कांग्रेस वहां की लेजिस्लेचर को बोलते हैं, ठीक है, तो वो सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इसीलिए हमने कहीं ना कहीं उस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को भी एम्बॉडी कर लिया आर्टिकल 21 में आफ्टर मनेका गांधी वाला केस। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कुल जमा 3 पोस्टुलेट्स देता है, 3 पॉइंटर्स देता है। पहला है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ठीक है, ये एक लैटिन मैक्सिम है, याद रख पाओ तो वेल एंड गुड, नहीं रख पाओ तो कोई बात नहीं। इसका मायने आप समझ लें बस। Every person shall be given a reasonable opportunity to be heard. No person shall be punished unheard. ठीक है, हर आदमी को सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा, किसी भी आदमी को बिना सुने दंडित नहीं किया जाएगा। आप किसी को भी पनिश नहीं करोगे बिना उसका पक्ष जाने। कल हमने एक टर्म समझा था आरोपी, अक्यूज्ड। कोई भी पर्सन किसी पर भी कुछ भी एक्यूजिशंस लगा सकता है ना, कोई भी आरोप लगा सकता है, तो वो आरोपी होगा, अपराधी नहीं होगा। अपराधी कब होगा? जब कोर्ट डिक्लेयर करेगा। कोर्ट भी कब डिक्लेयर करेगा? उस आरोपी से भी पूछेगा कि भाई तुम बताओ, अपनी भी तो साइड रखो, है ना। यही एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कोर्ट का। जो 2 पलड़े याद कर लो आप, लेडी ऑफ लॉ के हाथ में जो तराजू है उसमें 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़ा है आरोप लगाने वाले का और दूसरा पलड़ा है आरोपी का, जिस पर आरोप लगा हुआ है। तो जिस पर आरोप लगा है उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाएगा, उसकी बात भी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बस आरोप लगाओ पनिशमेंट दे दो। ऐसा हो गया तो हिंदुस्तान का हर आदमी जेल के भीतर होगा, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी पर कुछ ना कुछ आरोप लगा ही देगा, ठीक है। सो ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि एवरी पर्सन शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, रीजनेबल होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी किस चीज की? टू बी हर्ड। कौन सुनेगा उसको? कानून और जजेस, ठीक है। कोर्ट इसीलिए बैठा है कि वो सुनेगा, आपकी बात भी सुनेगा। भाई आप पर आरोप लगा कि आपने फला के घर में चोरी की, पर आप तो अपने घर पर बैठे थे उस समय पर। तो आप बताओगे कि नहीं साहब हम तो घर पर थे और उस समय तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे थे, जिस समय की ये बात कर रहे हैं कि हमारे घर चोरी हुई है और हमने की। तो आपको भी सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा ना। ये कह रहा है पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट कह रहा है नो पर्सन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज, जिसको लैटिन में कहते हैं नेमो दैट क्वासा सुआ, ठीक है। आप ही आरोप लगाने वाले हो और आप ही जज हो जाओ तो डिसीजन किसके फेवर में जाएगा? भले आपने आरोप झूठा लगाया हो, आपके ही फेवर में, राइट। या फिर आप ही आरोपी हो और आप ही जज हो जाओ तो आपने भले ही एक्चुअल में कुछ अपराध किया हो, लेकिन क्या आप अपने आप को अपराधी मानोगे? नहीं मानोगे ना, आप तो अपने आप को एक्विट कर दोगे।
बरी कर दोगे बाइज्जत, ऑब्वियसली। इसीलिए अपने ही कॉज में कोई पर्सन जज नहीं हो सकता। जज कौन होगा? नॉन इंटरेस्टेड पार्टी, हु हैव नो इंटरेस्ट इन द कॉज, हु हैव नो इंटरेस्ट इन द हु हैव नो इंटरेस्ट इन द मैटर। ठीक है, जो अनबायास्ड है, पक्षपात से रहित है, जिसका दोनों पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जज बनाया जाएगा। इम्पार्शियल, फेयर, अनबायास्ड, ऐसा आदमी जज बनेगा, ना कि ऐसा जिसका खुद का कुछ लेना देना हो उस केस में, है ना। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2, which says memo that quasa sua no person shall be a judge in his own cause। इस cause की जगह आप केस भी पढ़ सकते हैं, कोई भी आदमी अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात कह रहा है। एंड लास्टली रूल अगेंस्ट बायस, ये तो इंग्लिश ही है। ठीक है, ये थर्ड रूल का कोई लैटिन मैगजीन नहीं है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ। रूल अगेंस्ट बायस मतलब an authority shall act bona fide, bona fide यानी with good intentions, with reasonableness, with fairness, with justice। ठीक है, इन सारी चीजों के साथ एक अथॉरिटी काम करेगी, बिना किसी बायस के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी फेवरिज्म के। ठीक है, और बिना किसी फियर के। ठीक है, ये सारी चीजें तो ध्यान रखिएगा। आप लोग कल जब अथॉरिटी बन जाएंगे, है ना, अधिकारी बन जाएंगे, तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान में रखना है। और तीसरा सबसे ज्यादा कि आप अधिकारी बन के कोई भी ऐसे डिसीजन मत लीजिएगा जो मालाफाइड हो, या ऐसे डिसीजन जो बायस्ड हो। ठीक है, ऐसे डिसीजन लीजिएगा जो रीजनेबल हो, जो फेयर हो, जो जस्टिफाइड हो, जो गुड इंटेंशन से हो। यदि ये आप कर गए और ये तीनों सिद्धांत अपने जीवन में उतार लिए, तो आप बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट बनोगे आगे जाकर। ठीक है, तो ये तीनों प्रिंसिपल है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, नेमो दैट क्वासा सुआ और रूल अगेंस्ट बायस। इन तीनों को ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी किसी पर्सन को डिप्राइव किया जाएगा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से। ठीक है, यदि किसी को आप फांसी चढ़ा रहे हो तो उसकी राइट टू लाइफ जा रही है, या किसी को जेल में भी डाल रहे हो तो उसकी राइट टू पर्सनल लिबर्टी जा रही है। तो आप जेल में डाल सकते हो, यस दैट इज अलाउड, बट जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश होगा वो लॉ द्वारा एस्टैब्लिश किया जाएगा। प्रोसीजर विल बी एस्टैब्लिश बाय लॉ। ऐसे ही नहीं कि रैंडम किसी को भी उठा लाओ जेल में ठूस दिया, या किसी को भी उठाया और फांसी टांग दिया। कोई लॉ होगा, वो लॉ पूरा प्रोसीजर, वो पूरी प्रोसेस बताएगा कि किसी को कब जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, और वो प्रोसेस भी सही होना चाहिए और वो लॉ भी सही होना चाहिए, गुड इंटेंशन से बनाया जाना चाहिए। और यदि वो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, किसी को आप जेल में डाल रहे हो या फांसी चढ़ा रहे हो, तो उसके पहले उसको सुना जाए। ठीक है, और साथ ही कोई भी अथॉरिटी जो है, यदि उसका खुद का इंटरेस्ट है, वो खुद केस से कोई लेना देना उसका है, तो वो जज ना बने, है ना। ये जो सुनवाई करेगा, ये जो हियरिंग का राइट देगा, वो कौन देगा? जज देगा। तो ऐसा आदमी जज नहीं बन सकता, कौन? जो कि खुद इंटरेस्टेड हो उस पर्टिकुलर केस में। एंड थर्डली, अथॉरिटी को बोना फाइड एक्ट करना होगा, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी फियर और फेवर, किसी भी पक्षपात के बिना काम करना पड़ेगा, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद आर्टिकल 21। ठीक है, तो एक तरह से ये सेफ गार्ड है सिटीजन्स के लिए कि ऐसा नहीं होगा कि मन मुताबिक जब मर्जी हो स्टेट आपको जेल में डाल दे, या मन मुताबिक जब इच्छा हो आपको फांसी टांग दे, जैसा ब्रिटिशर्स के टाइम पर होता था, है ना। वॉलेट एक्ट आप याद रखो, जलियांवाला बाग, किसी को भी गोली मार दी मन किया तो। ठीक है, जलियांवाला बाग में भी प्रोसीजर तो एस्टेब्लिश बाय लॉ ही था, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया था, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया गया था। जो किया गया होता तो उन लोगों से पूछा जाता कि बताओ तुम्हें गोली क्यों ना मारी जाए, तो वो कहते कि साहब हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमको गोली मत मारिए।
बट उनको इतना चांस ही नहीं दिया गया ना कि वो अपना साइड रख पाते, सीधे ओपन फायर, है ना। तो ऐसे रिग्रेसिव, ऐसे ऑपरेसिव लॉ ना बन पाए, उससे रोकता है ये प्रिंसिपल, ठीक है। और लॉ यदि कोई प्रोसीजर बनाए तो वो प्रोसीजर भी बुरा ना हो, अच्छा हो, लोगों के हित में हो, लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखता हो, ये इंश्योर करता है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द एक्सेप्शन टू आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ कब छीनी जा सकती है, कैसे छीनी जा सकती है, तो हम समझ आए कैसे छीनी जा सकती है भाई, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से। कब छीनी जा सकती है देखते हैं। तो इंडियन पीनल कोड और कुछ दूसरे क्रिमिनल लॉज प्रोवाइड करते हैं डेथ पेनल्टी के लिए, कैपिटल पनिशमेंट के लिए, मृत्यु दंड के लिए, और सरल भाषा में कहूं फांसी की सजा के लिए, है ना, हैंग टिल डेथ। लेकिन कब? नॉर्मली? नो, नॉट नॉर्मली, इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, ठीक है। ये टर्म, ये फ्रेज याद कर लेना, फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होती है। बहुत ही यूनिक टाइप का कोई केस आ गया ऐसा, वेरी ब्रूटल, वेरी क्रूअल, क्रूरता की हदें जिसने पार कर दी हो, ऐसा कोई केस आएगा ना, तब फांसी दी जाएगी, ठीक है। नॉट इन जनरल, जनरली केसेस में नहीं दी जाती है फांसी, इसीलिए बहुत ही कम होती है फांसी की सजा, ठीक है। बहुत कम आप सुनोगे फांसी की सजा होना। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के केस में ही फांसी दी जाती है ना। पर्टिकुलर कुछ ऑफेंसेस होते हैं, बहुत ही ग्रेव ऑफेंसेस, बहुत ही सीरियस नेचर के ऑफेंसेस, उनमें फांसी की सजा होती है या उनमें डेथ पेनल्टी का प्रोविजन होता है। यूं कह ले कि उन्हीं तरह के केसेस में और उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ऑफेंस में भी वो बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो। मतलब कुछ इस तरह का सोच लो, जैसे मर्डर उस तरह का एक ऑफेंस होता है, किसी की हत्या कर देना, बट इन जनरल मर्डर में भी फांसी की सजा नहीं मिलती है। मर्डर में भी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट वगैरह दे दिया जाता है, या कई बार तो उससे भी कम, 14 ईयर्स तक की सजा दे दी, ऐसा, ठीक है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही जानवरों की हद तक जाकर किया जाने वाला काम। आई डोंट नो क्यों जानवरों को बदनाम करते हैं, मनुष्य से बुरा कोई और नहीं होता है। मनुष्य जितना क्रूरतम कोई और क्रिएचर होता ही नहीं है। आप अक्सर अखबार में देखते होंगे, मान लीजिए किसी की हत्या हुई, वो भी ऐसे टुकड़े टुकड़े करके, छोटे छोटे पीसेस करके हत्या कर दी। सो इट विल बी अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, राइट। या फिर एक बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का, द निर्भया गैंगरेप केस ऑफ दिल्ली, 2012 दिसंबर में हुआ था वो केस। इट वाज अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, वेरी वेरी इमोरल, इनह्यूमन एंड ब्रूटल। पढ़ के रूह कांप जाए उसके बारे में, सुनकर मन रो दे, इतना बुरा, इतना घृणित, इतना निंदनीय केस था वो। सो इट वाज अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। उसमें फांसी की सजा हुई ना उन सारे हत्यारों को जिनने निर्भया को रेप किया, एंड देन शी डाइड। सो इट वाज वेरी 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 ब्रूटल, वेरी क्रूअल एंड वेरी रेयर केस। तो उसमें सजा मिली थी, डेथ पेनल्टी, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में राइट टू लाइफ छीनी जा सकती है बाय डेथ पेनल्टी, और वो एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल है, इट इज वैलिड। कब कब वो वैलिड होगी? यदि एक पूरा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हो, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश तो है ही लॉ में, क्योंकि लॉ ही बताता है कि किन किन केसेस में फांसी की सजा होगी, और लॉ ही ये बता रहा है कि हर केस में या जिन केसेस में फांसी की सजा है उसमें भी नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होगी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में होगी। और क्या होगा? पूरा नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत फॉलो किया जाएगा, पूरा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा। आरोपी को
सुना जाएगा, उसका पक्ष भी सुना जाएगा, उसकी बात भी सुनी जाएगी कि उन्होंने अपराध किया, किन सर्कमस्टेंसेस में किया, क्या क्या उनकी माइंडसेट थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद ये डिटरमाइन किया जाएगा कि whether it was rarest of the rare or not। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्लेथोरा ऑफ केसेस में, प्लेथोरा मतलब खूब सारे, कई सारे केसेस में ये कहा कि डेथ पेनल्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, मृत्युदंड दिया जा सकता है यदि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो हो रहा है और वो प्रोसीजर भी, वो प्रोसेस भी ड्यू है, रीजनेबल है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में तो डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 21, ठीक है। Death penalty is an exception to Article 21. Another exception to Article 21 जो right to personal liberty को डिप्राइव करता है वो जेल है। नॉर्मल जेल भी आपकी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी को डिप्राइव करता है ना, ठीक है। तो वो भी इसका एक्सेप्शन बनता है। ये बड़ा एक्सेप्शन है क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी राइट टू लाइफ ले रहा है, आपको सीधे सीधे मृत्यु के तरफ धकेलता है, ठीक है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आखिर में लिखी हुई है जो कहती है डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन एंड राइट टू लाइफ इज अ रूल। डेथ पेनल्टी एक एक्सेप्शन है, रूल क्या है? राइट टू लाइफ। जनरल रूल क्या है कि लोगों को राइट टू लाइफ से कोई नहीं छीन सकता, या यूं कहे लोगों की राइट टू लाइफ कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इस जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है डेथ पेनल्टी। तो डेथ पेनल्टी ऐसे नहीं हो जाती नॉर्मल कि आपने किसी का पेन चुरा लिया तो आपको फांसी टांग दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। बहुत ही सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस होते हैं उनमें डेथ पेनल्टी होती है, और उन सीरियस नेचर के ऑफेंसेस में भी वो ऑफेंस बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो, मर्डर है, डेकॉइटी है, अब तो इवन रेप के केसेस में भी डेथ पेनल्टी एक्सटेंड होती है, बट नॉट जस्ट अ जनरल कंडीशन। एक नॉर्मल सर्कमस्टेंस में मर्डर हो गया तो आपको लाइफ टाइम का इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा, फांसी नहीं दी जाएगी। फांसी कब दी जाती है? तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो, बहुत ही क्रूअल हो, बहुत ही ब्रूटल हो, बहुत ही इनह्यूमन हो, बहुत ही घृणित, बहुत ही निंदनीय हो, उस तरह का कोई केस होगा तब फांसी दी जाएगी। सो फांसी इज एन एक्सेप्शन बट राइट टू लाइफ इज अ रूल, ठीक है। समझ आया ये एक्सेप्शन आपको? वैसे ये एक्सेप्शन आपको ऑलरेडी नोन होगा, है ना, ये तो आपको पता ही होगा कि फांसी की सजा दी जाती थी। फाइन, एंड कमिंग टू द लास्ट 2 points to be discussed today, डेथ पेनल्टी के भी 2 एक्सेप्शंस हैं, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161। आर्टिकल 72 प्रोवाइड करता है क्लेमेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट के, और आर्टिकल 161 प्रोवाइड करता है क्लेमेंसी पावर ऑफ गवर्नर के। इसी को हम मर्सी पावर भी कहते हैं। मर्सी यानी कि दया, दया याचिकाएं प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास जाती हैं मृत्युदंड के केसेस में। कई बार जिन व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया हो, डेथ पेनल्टी दी गई हो, वो एक मर्सी पिटीशन भेजते हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास कि साहब हमको दया करी जाए, हम पर, हमारी ऊपर दया की जाए, हमारी पनिशमेंट थोड़ी कम कर दी जाए, हमको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दो, ठीक है, फांसी मत दो लेकिन बचा लो हमको फांसी से, ठीक है। तो ऐसे ये पावर किन दो लोगों के पास है? प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ये पावर होते हैं कि वो किसी आदमी को दया दिखाते हुए उसकी पनिशमेंट कम कर दें या खत्म कर दें। ये दोनों दिए हुए 72 और 161 में रेस्पेक्टिवली ये एक्सेप्शन है डेथ पेनल्टी का। यदि किसी आदमी को डेथ पेनल्टी मिली 72 में, वो प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट को लगा कि हाँ यार इस व्यक्ति को दया कर देनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट उसकी डेथ पेनल्टी को कम कर सकते हैं या टोटली खत्म भी कर सकते हैं। सेम गोज विद गवर्नर कि किसी को डेथ पेनल्टी मिली, वो गवर्नर के पास गया 161 के वर्च्यू से कि साहब हम पे दया करिए। गवर्नर को लगा कि हाँ यार ये व्यक्ति दया का पात्र है, इस पर दया की जानी चाहिए,
तो वो उसकी डेथ पेनल्टी को खत्म कर सकता है या कम कर सकता है। ठीक है, ये दोनों डेथ पेनल्टी के भी एक्सेप्शंस हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। आई होप आपको ये टॉपिक पढ़ने में थोड़ा बहुत मजा भी आया होगा, और ये टॉपिक आपको मजा आए या ना आए समझ में जरूर आया होगा।